तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संधारित्रों का संयोजन। प्रतिरोध निकल रहे हैं, संधारित्रों का संयोजन। तो जैसे मैंने आपको बताया था, संधारित्र को अपन 3 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक था हमारे पास श्रेणी क्रम, जिसको अपन सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बोला था Q जो है आपका वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। V जो है आपका वो अनियत रहेगा, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। अरे Q आपका नियत रहेगा और P आपका अनियत रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैंने आपको बताया था समांतर क्रम संयोजन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने आपको बताया था समांतर क्रम के अंदर हमारे पास जो Q होता है वो तो सबके ऊपर अलग अलग होता है, सबके ऊपर अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। और जब आपका V है वो सबके ऊपर कांस्टेंट रहेगा, यानी वो नियत रहने वाला है। और एक हमारे पास होता है बच्चों मिश्रित क्रम। तो मिश्रित क्रम में हमारे पास क्या होता है, मिश्रित क्रम में हम दोनों को मिला देते हैं। तो इसके ऊपर बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे आज। इसमें से कल हमने एक चीज पढ़ ली थी, हमने श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ लिया था। श्रेणीक्रम संयोजन में हमारे पास जो सूत्र आया था बहुत ही अचंभित करने वाला सूत्र था, मतलब जो हमने वहां पर प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम में कभी पढ़ा था, वो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आया था। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि अगर सारे प्रतिरोध एक जैसे हो तो उस केस में सी तुल्य किसके बराबर हो जाएगा, सी तुल्य बराबर हो जाएगा सी बाय एन के। ठीक है, तो ये कब का केस है, जब सारे के सारे प्रतिरोध एक जैसे हो। ठीक है, इसके बाद आज हमें फॉर्मूला पढ़ना है समांतर क्रम का। तो मैं बता देता हूं पहले ही समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या आएगा। वैसे आप सब जानते हो उसका 1/c आ रहा, तो उसका सी तुल्य सीधा सीधा C1 + C2 प्लस ऐसे ऐसे आता जाएगा। और अगर सारे के सारे प्रतिरोध सेम हो तो उसके अंदर सी तुल्य हमारे पास आ जाएगा N × C, है ना। हमारे पास अगर प्रत्येक प्रतिरोध C का होगा तो कुल प्रतिरोध हमारे पास NC आ जाएगा। ये आज अपने को करना है, आज का टॉपिक है ये अपन कल कर चुके थे, ये कल हो चुका। ठीक है, तो फटाफट से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कर सके, क्योंकि जितना समय हमारे पास बचेगा मैं उसी के हिसाब से न्यूमेरिकल कराऊंगा। ज्यादा समय होगा तो ज्यादा न्यूमेरिकल, कल कम समय होगा तो कल न्यूमेरिकल। अच्छा, सब बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे अपने कॉपी पेन खोल के बैठे, क्योंकि मैं कोई भी प्रश्न कभी भी पूछ सकता हूं। मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दूंगा, आप लोग प्रश्न करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपा करके अपने कॉपी पेन खोल के रखें। यहाँ पर हमारे पास टाइमर वाइमर का ऑप्शन है क्या कुछ? हाँ जी, टाइमर का ऑप्शन हमारे पास है। तो मैं आपको 2 मिनट का पूरा पूरा समय दूंगा, 2 मिनट के बाद मैं प्रश्न करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो पहले तो अपन टॉपिक पढ़ लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन हमारा बच रहा है, तो पहले पढ़ लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन में आपको पता है जो प्रतिरोध है उन सबके एक कॉमन पॉइंट एक साथ और दूसरे कॉमन पॉइंट एक साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, और हम क्योंकि सबको चार्ज करना चाहते हैं तो उसको अपन एक सेल के द्वारा जोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो करंट पास नहीं कराना, पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले बता चुका हूं, करंट पास नहीं कराना। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता हमारे पास C3 है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बोला तीनों पे वोल्टेज सेम है, मतलब विभवांतर सेम है, आवेश अलग अलग है, तो अपन एक काम करते हैं, इसके लिए वोल्टेज को बोल देते हैं Q1, सॉरी आवेश को V1, आवेश को Q1, वोल्टेज को V। इसके लिए आवेश को अपन Q2, वोल्टेज को अपन V बोलेंगे। इसके लिए आवेश को अपन Q3 बोल देते हैं और वोल्टेज हमारे पास V हो। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इन तीनों को कंबाइन करके एक ऐसा संधारित्र बनाना जो इन तीनों की जगह रिप्लेस किया जा सके। तो सी तुल्य का मान कितना होगा अपने को नहीं पता, जिस पर आवेश ऑब्वियसली Q है और इसका वोल्टेज बच्चों कितना V है। ठीक है, तो इस बार अगर आपका जो वोल्ट बैटरी है V वोल्ट की जो बैटरी है, अगर उसने टोटल Q चार्ज जनरेट किया तो वो इसको Q1 देगी, इसको Q2 देगी, इसको Q3 देगी। तो कल जैसे वोल्टेज ऐड हो रहा था V1 + V2 + V3, तो यहां पर आज हमारे पास आवेश ऐड होगा Q = Q1 + Q2 + Q3। क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना आवेश आपने इनपुट में डाला है उतना ही तो आपको आउटपुट में मिलेगा। मतलब आवेश संरक्षण के नियम से आवेशों का विनाश या निर्माण संभव नहीं है। तीनों को जो आवेश मिलेगा वो कितना होगा, जितना बैटरी सप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं, माना 3 संधारित्र
C1 C2 एवं C3 जिन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 एवं Q3 हैं को समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया इंडिविजुअली तीनों प्रतिरोधों के लिए जो अलग होता है ना, जैसे हमारे पास V अलग था तो हमने V का मान निकाला था, तो यहाँ पे हमारे पास Q अलग है तो तीनों संधारित्रों के लिए Q के मान की गणना करेंगे। तो C1 के लिए जनरल फॉर्मूला कितना हो गया, Q इज इक्वल टू CV, तो Q1 C1 V, वोल्टेज तो सबका सेम है। अब क्योंकि मुझे Q1 ही चाहिए था इसलिए मैंने Q1 निकाल दिया, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। ऐसे C2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। और C3 के लिए हमारे पास आवेश हो गया Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V, ये हो गया हमारे पास तीसरा। ठीक है, और अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर इसके लिए बात करूं, संधारित्र के लिए बात करूं जिसकी धारिता मुझे नहीं पता, तो C तुल्य के लिए हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू C तुल्य इंटू V। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो Q आवेशों किसके बराबर होना चाहिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जैसे यहाँ पे वोल्टेज बराबर था V1 प्लस V2 प्लस V3, वैसे यहाँ पर कुल आवेश हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चलिए यहाँ पर अपन लिखेंगे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अभी पढ़ा Q इक्वल टू हमने पढ़ा था C तुल्य इंटू V था, Q1 हमारे पास था C1 इंटू V था, Q2 था C2 इंटू V था, और ये हमारे पास C3 इंटू V था। अब आपको दिख रहा है ऐसे हम V कॉमन ले सकते हैं, लेने के बाद फॉर्मूला आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V हमने कॉमन ले लिया, और यहां पर हमारे पास C तुल्य इंटू V, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, तो C तुल्य हमारे पास कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, सी तुल्य का मान हमारे पास आपके सामने आपको दिख रहा होगा। अब मान लो जैसा मैंने पहले ही बोला था एन संधारित्र प्रतिरोध, पता नहीं आज क्यों मुंह से निकल रहा है, तो अगर हमारे पास एन संधारित्र जुड़े हो तो उस केस में क्या होगा, तो स्पेशल केसेस करके लिख देते हैं। स्पेशल केसेस में पहला केस हमारे पास क्या है, यदि एन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो, तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला हो जाएगा C तुल्य इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेकर के Cn। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लो सारे प्रतिरोध ही सेम है, मतलब अगर C1 C2 C3 सारे के सारे प्रतिरोध सारे के सारे संधारित्र आपस में बराबर है, तो नहीं आज पता नहीं प्रतिरोध काहे लिए मुंह से निकले जा रहा है मेरे, तो सब अगर हमारे पास C है, हमारे पास C है हमारे पास, तो C तुल्य किसके बराबर हो जाएगा, C प्लस C प्लस C प्लस 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 n बार। तो अगर हम इसको n बार जोड़ देंगे, जैसे दो को 10 बार जोड़ो तो 2 गुणा 10 20 हो जाएगा। वैसे हमारे पास अगर अपन C को n बार जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा C तुल्य बराबर NC।
ठीक है ना। तो सी तुल्य हमारे पास आ गया n इंटू सी। चलिए आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी, सबको बात यहां तक समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके यस बिल्कुल करेक्ट, नैन्सी बच्चों ने आंसर पहले ही बता दिया। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्न, क्योंकि हमने आपको अब पढ़ा तो दोनों ही टॉपिक दिए हैं, दोनों ही श्रेणी और समांतर क्रम पढ़ा दिए। तो एक समांतर क्रम का बिल्कुल आसान सा बच्चों जैसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखूंगा, 1 मिनट का समय लगाऊंगा और आपको उत्तर बताना है। दिए गए चित्र के लिए तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए डायग्राम देखिए, बहुत आसान सा है हमारे पास। क्या दिमाग में चल रहा है मेरे, प्रतिरोध कैसे चल रहा है। पांच माइक्रो फैरेड, 3 माइक्रो फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड। तुल्य धारिता आपको बतानी है। जल्दी से आंसर बताएं मुझे कितना आएगा। बहुत बढ़िया। सी तुल्य का यहाँ पे हमारे पास मान आ गया है। लेट्स से इसको C1 नाम दे देते हैं, इसको C2 नाम दे देते हैं और इसको C3 नाम दे देते हैं। तो उस केस में हमारे पास उत्तर आ जाएगा C1 + C2 + C3। तो आंसर हमारे पास सीधा सीधा है 5 + 3 + 2 माइक्रोफैरेड। आंसर आ गया हमारे पास 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, बहुत आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, मुझे तो नहीं लगता किसी को इसमें परेशानी होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न दे रहा हूं मैं। समय पूरा 1 मिनट मिलेगा आपको। 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। चलिए बताइए इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 1 माइक्रोफैरेड। जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया, बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए एक बार देख लेते हैं होगा कैसे। तो इस तरीके के प्रश्न में बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप सर्किट को तोड़ तोड़ के करोगे तो आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इन दोनों को पहले कर लेता हूं, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, ये तो इसके साथ नहीं जुड़ सकता। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। पहले हम समांतर क्रम को जोड़ेंगे। अभी पीछे पड़ा था, समांतर क्रम में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड और यहाँ आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। अभी कल ही फॉर्मूला बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अगर श्रेणी क्रम में सारे संधारित्र सेम हो या सारे संधारित्रों की धारिता सेम हो तो उस केस में फॉर्मूला हम लगा सकते हैं C/N। तो यहाँ पर सी तुल्य लगाएंगे C/N, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 1/2 + 1/2, जैसा आप करना चाहो। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, संधारित्र लगे 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रश्न था। सबसे पहले हमने इन दोनों को समांतर क्रम में किया। पहले दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने की ना कोशिश करें। आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो किसके साथ जोड़ोगे, ऊपर वाले के साथ या नीचे वाले के साथ, फंस गए ना। इसलिए पहले आप सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस करना सीखिए, उसके बाद उसको सॉल्व करोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 1 हो गया 2, क्योंकि समांतर क्रम में थे इसलिए सीधे जुड़ जाते हैं। प्रतिरोध वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, मुझे पता है आपको थोड़ा दिमाग में भी वो रहेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो वैनिश हो जाएगा जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे। ठीक है, तो 1 और 1 हो गया हमारे पास 2, 2 ये था, श्रेणी क्रम में जोड़ा, C/N वाला फॉर्मूला लगाया, उत्तर आ गया 1 माइक्रोफैरेड। आई होप सबको समझ आ गया होगा। बेटा 2 + 2 तो गलत वही तय ना, अभी वो तुम्हें आदत नहीं हुई ना अभी तक प्रश्न करने की, इसलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है देखते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न दूंगा। वो ए व बी के बीच में अपने को तुल्य प्रतिरोध निकालना है। या चलो थोड़ा सा आसान कर लेते तो हो क्लियर है, रब हो जाए यार। 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। चलिए बताइए ए व बी के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी। ऑप्शन दे देता हूं चलो मैं आपको। ऑप्शन ए 2,
ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 1। चलो, तो बहुत आसान है ये प्रश्न। अब इस प्रश्न को करने के लिए आपको अगेन प्रश्न को तोड़ना पड़ेगा, जब जाके प्रश्न होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम तोड़ते हैं। अब इस बार समांतर क्रम में तो नहीं टूटने वाला। देखो, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम हो ना कि वो श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में पता करने में मुश्किल हो, तो आप कुछ मत करो। जैसे आपको ये दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं नोड। नोड मतलब क्योंकि वायर यहाँ पे आके दो भागों में विभाजित हो गई। तो किसी भी जगह आपको नोड दिखे, जैसे यहाँ पे आप करंट पास डाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे डिवीजन हो गया, टुकड़े हो गए इसके तो समझ जाइए ये दोनों ब्रांचेस किसमें, समांतर क्रम में, लेकिन आगे जाके मिक्स हो जाती है। तो यहां पर आपकी ब्रांच चली लेकिन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों किसमें, समांतर क्रम में। लेकिन अगर आप यहां चलते हो तो जो करंट इसमें फ्लो, मतलब करंट तो नहीं हो रहा, लेकिन जो करंट इसमें आ रहा होगा वही करंट इसमें भी आ रहा होगा, मतलब ब्रांच नहीं ब्रेक हुई। तो इसका मतलब ये दोनों किसमें, ये दोनों बच्चों आपके श्रेणी क्रम में। इस तरीके से भी दोनों किसमें, श्रेणी क्रम में। तो इस बार आप पहले आप श्रेणी क्रम वालों को जोड़ोगे, आराम से देखो, समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जल्दीबाजी हम नहीं कर रहे। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अच्छा, डायग्राम को आप कैसे ही बनाओ, वायर को आप टेढ़ा बनाओ, सीधा बनाओ, ऐसे ऐसे करके बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तार का प्रतिरोध निगंड मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो डायग्राम में ऐसा ही बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। तो क्योंकि श्रेणी क्रम में है, और अभी बताया था आपको श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला लगता है C/N, अगर हमारे जो हम संधारित्र ले रहे हैं उनकी धारिता समान। तो यहां पर इन दोनों की धारिता सेम है, यहां पर इन दोनों की भी धारिता सेम है, फॉर्मूला लगा हमने C/N। तो हमारे C का मान कितना है, C का मान भी 2 है, इसका भी मान 2 है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 माइक्रोफैरड। तो ये हमारे पास हो गया 1 माइक्रोफैरड, ये भी हो गया हमारे पास 1 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। एग्जाम में अच्छा आप डायग्राम रिड्यूस कर करके भी लिखोगे तो आंसर आपको पूरे मार्क्स पूरे मिलेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। तो इस बार क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम के लिए तो सीधे सीधे जुड़ते हैं, तो इस बार हम लिखेंगे 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफैरड इसका उत्तर है। मतलब मेरा प्रश्न लिखने से पहले बच्चों ने उत्तर बता दिया, मतलब खतरनाक रिजल्ट जाने वाला है इस बार में। पूरी उम्मीद है मेरे को कि बच्चे इस बार लेकर आएंगे अच्छे मार्क्स पे। 100 में से 100 नंबर आने वाले बहुत सारे बच्चों के। चलिए, और जो बच्चों का नहीं उत्तर आया कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं बेटा, और करेंगे तो आएंगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं, कोई बात नहीं। अभी नहीं आया तो और आएंगे, आगे प्रश्न हल हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास हो गया 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। ऑप्शन 5 माइक्रोफैरड, 7 माइक्रोफैरड, 18 माइक्रोफैरड, या फिर 10 माइक्रोफैरड। चलिए बताएं, देखें किसको आता है ये प्रश्न। अगेन बहुत आसान प्रश्न मैंने आपको दिया है, मैं आपको ऐसा ही प्रश्न क्रिएट करके दे रहा हूं जो बहुत आसानी से हो जाए, ओरली हो जाए। तो आप देखो, सबसे पहले आपको तोड़ना है इसको। अब ऑब्वियस सी बात है, सीधा समांतर क्रम में तो नहीं टूटने वाला है, क्योंकि एक ऊपर सीरीज दिख रही है, एक नीचे सीरीज दिख रही है। तो आप सीरीज का सीधा सीधा लॉजिक लगाएंगे। अभी एक फॉर्मूला बताया था C/N, वो लिखा C/N, ठीक है। तो C/N वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो C/N के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर का 3/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइक्रोफैरड है और 3 ही संधारित्र लगे हैं, तो इसका हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। और इसका भी सिमिलरली C/N है 2/2 हो जाएगा, यानी इसका भी 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। फिर यहां पर हमारे पास हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। मुझे लग रहा है बच्चों ने खूब बड़ी गड़बड़ करी, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन का उत्तर है ही नहीं, इसमें से कोई भी आंसर है ही नहीं। एक बच्चे ने बीच में मुझे लग रहा था सही उत्तर दिया है, बाकी मोस्टली बच्चों ने इसका उत्तर गलत दिया, क्योंकि इसका उत्तर जो आप सोच रहे हो ना 7 माइक्रोफैरड है ही नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके सारे ऑप्शन ही गलत है, ठीक है ना। हम करता हूँ ABCD के साथ एक ऑप्शन बना देता हूँ, चुपचाप से डालूंगा, इनमें से कोई नहीं।
देख के बताइएगा क्या इसका उत्तर 7 माइक्रोफेरेड ही आएगा। एक और एक तो हो गए 2, और यार हमारे पास 5 माइक्रोफेरेड। अब यार ये तो गड़बड़ हो गई ना, 5 और 2 को तो आप सीधे जोड़ ही नहीं सकते हो क्योंकि श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में थोड़ी ना है। यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे, कल पढ़ा था अपन ने सी तुल्य का, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आप C1 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 ऐसे भी कर सकते हो। तो C1 का मान है हमारे पास 2, इसका मान है 5 और नीचे आ जाएगा 7। एक बच्चे ने लिखा था 10/7, बिल्कुल करेक्ट है उस बच्चे का। एक बच्चे ने लिखा था 10/7 माइक्रोफेरेड, तो इसका करेक्ट आंसर 10/7 माइक्रोफेरेड ही है। थोड़ा सा सोच समझ के बुद्धि लगा करके उत्तर देते तो आंसर आपका आ जाता। आंसर है इसका करेक्ट 10/7 माइक्रोफेरेड। ना तो इसका उत्तर 5 है, ना 7 है, ना 18 है, ना 10 है, इसका उत्तर है 10/7 माइक्रोफेरेड। अब तो बोलोगे सर आपने तो चीटिंग कर ली, आपने तो बता ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं दिया था। अरे बेटा 10/7 करना है, आपने व्युत्क्रम नहीं किया। आप सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो 1/2 प्लस 1/5, आपने एलसीएम लिया 10, ऊपर आ गया 5 प्लस 2 यानी 7/2, तो बेटा ये उत्तर तो 1/c तुल्य का है ना। तो आप इसका व्युत्क्रम भी तो करोगे, इसका व्युत्क्रम करने पर उत्तर आएगा 10/7। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, थोड़ा सा टफ प्रश्न करेंगे देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन देता हूं मैं आपको इसके। 6.5 माइक्रोफैरेड, 14 माइक्रोफैरेड, और 10 और एक 11 माइक्रोफैरेड, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं आप लोगों से होता है क्या प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 6.5 माइक्रोफैरेड, इसका करेक्ट आंसर है। कैसे आएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएं अपनी, तो आंसर आएगा इसका। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये दोनों समांतर क्रम में है। थोड़ी ब्रेक करना सीखिए आप सर्किट को, जब तक आप ब्रेक करना नहीं सीखोगे तब तक समझ नहीं आएगा आपको। ये दोनों दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में, तो दो तो ये हो गए संधारित्र और दो ये हो गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों समांतर क्रम में है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, थोड़ा सा रिड्यूस करके लिखूं, अरे देखिए इन दोनों का हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में, तो बच्चों समांतर क्रम का सीधा सीधा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ने पर आएगा 2 और 2 4, तो हमारे पास हो गया 4 माइक्रोफैराड का प्रतिरोध। ठीक है ना। अब जरा इसको नोटिस करो, अब ये दोनों तो श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं C/N, दोनों सेम है इसलिए। तो C है हमारे पास 5 और N है हमारे पास 2, तो 5/2 हमने करा, C/N वाला फॉर्मूला लगाया, 5/2 करा तो कितना आ गया 2.5 माइक्रोफैराड, 2.5 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसमें से एक ही लकीर यहां निकल रही है, एक लकीर यहां निकल रही है। अच्छा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जब करंट ए पॉइंट से निकलता है तो यहां पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो टुकड़ों में टूट जाएगा, है ना। तो दो टुकड़ों में जब टूटा, इसका मतलब ये दोनों किसमें हो गए, समांतर क्रम में। तो यानी ये दोनों किसमें बच्चों, समांतर क्रम में। ठीक है, तो अब ये दोनों जब समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तो सीधा सीधा जुड़ता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 + 2.5 यानी 6.5 माइक्रोफैराड। ये हमारा फाइनल उत्तर है, ये सी तुल्य का मान है हमारे पास।
ये हमारा उत्तर हो गया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट है। ठीक है, आपको बस तोड़ना जब तक नहीं आएगा ना तब तक आप कितनी कोशिश कर लो नहीं होगा प्रश्न। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कभी भी डायरेक्टली प्रश्न नहीं हो सकता, आपको उसको छोटे छोटे चंक्स में टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। जब आप टुकड़ों में तोड़ दोगे उसके बाद आपका उत्तर फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, चले आगे आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेम प्रश्न है, तो परिवर्तन क्या हुआ बताते हैं। अभी परिवर्तन क्या हुआ, 2 माइक्रोफेरेड पहले भी था, 2 माइक्रोफेरेड अब पहले भी था। इसको मैंने बोल दिया आपका पी माइक्रोफेरेड का संधारित्र है, जिसका मान अपने को नहीं पता। ये जो पहले था, एक काम करते हैं इसका मान चेंज कर देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं 4 माइक्रोफेरेड, इसको भी बोल देते हैं अपन 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो हो गया 4, ये हो गया हमारे पास 2, 4 4 2 2 4। तो यदि ए व बी के मध्य तुल्य धारिता 4 माइक्रोफेरेड हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का माना क्यों लिख दिया मैंने, मान ज्ञात कीजिए। मतलब बेसिकली हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास तुल्य धारिता, तो हमें पता है कि इसकी तुल्य धारिता आने वाली है 4 माइक्रोफेरेड। मैंने आपको इस बार आंसर बता दिया, एक मिस कर दिया बीच में संधारित्र, वो है जिसको मैंने नाम दे दिया P। अब आप मुझे बताओ इस P का मान क्या होगा, इस P की वैल्यू क्या होगी। आपको 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूं। चलिए मैं बता देता हूं, आसान सा प्रश्न, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। सबसे पहले इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, इसको भी हम पहले भी तोड़कर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों टूटेंगे और ये दोनों भी टूटेंगे। तो इसको थोड़ा अपन जब रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, देखो अब क्योंकि श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला लग सकता है C/N। तो 4/2 कर दो आप, 4 प्रतिरोध का मान है, सॉरी संधारित्र की धारिता है, मेरे तो मुंह से प्रतिरोध पता नहीं क्यों निकले जा रहा है। तो हमारे पास हो गया 2 माइक्रोफेरेड। अच्छा ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रेणी क्रम में इसलिए। अच्छा इन दोनों को सॉल्व कर दो तो सीधे सीधे जुड़ गए। तो हमारे पास हो गया 4 माइक्रोफेरेड, क्योंकि समांतर क्रम में सीधे जुड़ते हैं। और यहां पे आ जाइए आप, तो ये हमारे पास हो गया P। ठीक है बच्चों, तो ये गया 4 ही हो गया P, और ये गया हमारे पास 2। ठीक है, अब भाई ये तो आ गया हमारे पास। अब वापस पहले के केस में तो क्या था, सीधा समांतर क्रम में था, जोड़ डाला। लेकिन यहां पे एक बार और टूटेगा इस जगह, दिख रहा होगा आप सबको कि यहां पर ये दोनों श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया था 2 संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाता है। C का मान होता है, C तुल्य का मान होता है हमारे पास, अगर 2 संधारित्र हो तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, या 1 अपॉन से भी कर सकते हो। ये याद रखोगे तो आसानी रहेगी थोड़ी सी। तो इस हिसाब से इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो इसको तो मैं नहीं छेड़ रहा, इसको तो 2 माइक्रोफेरेड का 2 माइक्रोफेरेड ही छोड़ रहा हूं मैं, इसको कुछ नहीं करा मैंने। इन दोनों के लिए फॉर्मूले के हिसाब से मैंने लिखा 4P, क्योंकि एक 4 और एक P है, तो 4P अपॉन 4 प्लस P। और आंसर माइक्रोफेरेड में, तो ठीक है चलो माइक्रोफेरेड ही रखते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक, अब क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में वापस सीधा जुड़ता है। देख रहे हो आप, समांतर क्रम ही है ना, आप गए 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया फिर जुड़ गया, इसका मतलब समांतर क्रम में। अच्छा तो समांतर क्रम में है तो सीधा सीधा जुड़ जाना चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग C तुल्य का मान आ जाना चाहिए दिस प्लस दिस, यानी 2 प्लस 4P अपॉन 4 प्लस P। ठीक है, अब क्वेश्चन ने तो इसका मान 4 माइक्रोफेरेड दिया, तो ठीक है 4 ही रख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। नीचे मैंने गलत लिख दिया है, 4 प्लस P था नीचे। हाँ
ठीक है भाई, लिख दिया हमने। अब इस भाई साहब को लिखेगा इधर। जब इस भाई साहब को इधर लिखेगा तो 4 में से 2 गया तो बच्चा हमारे पास 2, तो हमारे पास हो गया 2 बराबर 4p अपॉन 4 प्लस p। फिर करेंगे अपन वज्र गुणा, कर दिया, हमें मिला 2 गुणा 4 प्लस p बराबर 4p। सॉल्व किया, 4 दूनी हो गया 8 प्लस 2p बराबर 4p। इसको यहां पे लेके गए, 8 बराबर हो गया हमारे पास 2p और p बराबर हो गया हमारे पास 4 माइक्रोफैराड। तो यानी इसका करेक्ट उत्तर है p का मान है 4 माइक्रोफैराड। अगर ये प्रश्न कभी एग्जाम में, ये राजस्थान बोर्ड में कभी पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना, ये राजस्थान बोर्ड का ही है, बस उसमें वैल्यूज अलग थी, पहले बता देता हूं, उसमें वैल्यूज कुछ अलग थी। पर राजस्थान बोर्ड में एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है, जहां तक मेरे को ध्यान है 2019 के आसपास का प्रश्न है, जब मैं पढ़ाता था कभी किसी स्कूल के अंदर, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया करता था, ठीक है ना, तब ये प्रश्न आया था एग्जाम के अंदर, मुझे अच्छे से आ रहा है, और ये बुक में था उस टाइम, राजस्थान बोर्ड की अलग बुक चला करती थी, ठीक है ना। तो ये बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे आपको समझ आएगा कि अगर हमें सी तुल्य दे रखा और अभी कोई अननोन प्रतिरोध दे, सॉरी अननोन संधारित्र दे दिया जाए तो उसकी धारिता किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। बहुत आसान है, नॉर्मल तरीके से आपको चलना, जैसे आप चलते हो वैसे चलना, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, आपका काम हो जाएगा। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। किसी को कोई परेशानी, इश्यू, डाउट हो तो आप बता सकते हो। फिर से समझाए, देखो बहुत आसान था बेटा। पहले इन दोनों को जोड़ो क्योंकि दोनों समांतर क्रम में थे, फिर इन दोनों को जोड़ो, समांतर क्रम में थे, तो ये तो दोनों सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4 हो गया, क्योंकि समांतर क्रम में सीधा जुड़ता है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपको थोड़ा प्रतिरोध को भूलना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे प्रश्न, है ना। कभी कभी मेरे दिमाग में भी एकदम गड़बड़ा जाता है ना। तो यहां पर आपके पास क्योंकि दोनों संधारित्रों की धारिताएं समान है, तो हम यहाँ पे C/N वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारे C का मान 4 है और 2 प्रतिरोध लगे, इसलिए 4/2 करा तो 2 आ गया, तो ये 2 आ गया। ये 4 माइक्रोफैराड ऑलरेडी है, मैंने आपको बताया, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इन दोनों के एक सिंगल प्रतिरोध, सिंगल संधारित्र आ जाएगा। और ये P के साथ आपको दिख रहा होगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, तो 1/C1 प्लस 1/C2 कर लो, ऐसे कर लो, या सीधा सीधा कर लो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस हिसाब से 4P अपॉन 4 प्लस P, 4 इंटू P C1 इंटू C2 अपॉन 4 प्लस P। अब ये दोनों वापस समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में क्या होता है, सीधे सीधे वापस जुड़ जाते, तो जोड़ दिया अपन ने, 2 प्लस 4P अपॉन 4 प्लस P, इन दोनों को जोड़ा। अब ये सी तुल्य के बराबर होना चाहिए, लेकिन प्रश्न तो सी तुल्य दे रखा है, 4 की जगह 4 रखा, सबसे पहले 2 को अपन इधर लेकर आ गए, फिर 4 में से 2 गया तो 2 बचा, फिर अपन ने करा वज्र गुणा करा, तो 4 प्लस P से 2 गुणा हुआ, तो 4 दूनी 8 प्लस 2P आया बराबर 4P। फिर 2P को उधर लेके गए तो 4P माइनस 2P आ गया, 4P माइनस 2P आ गया 2P, वो 8 के बराबर है, तो हमारा उत्तर आ गया P बराबर 4 माइक्रोफैराड। समझ गए, आ गया सबको? हाँ, प्रतिरोध याद, अच्छा याद ही नहीं था तुम लोगों को, ओके। चलिए अब चलते थोड़ा सा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न को थोड़ा वेरिएट कर रहे हैं। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, हम कुल मतलब धारिता या तुल्य धारिता ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब प्रश्न को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो प्रश्न का थोड़ा अलग फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। तो प्रश्न देखिए कैसा है, दिए गए चित्र में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और थर्ड प्रत्येक संधारित्र पर विभव की गणना कीजिए या विभवांतर की गणना कीजिए। प्रश्न थोड़ा अलग है, तो मैं ही कराऊंगा, आपसे नहीं होगा ये, है ना, तो थोड़ा अलग है। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। तो मैं एक डायग्राम आपको दे रहा हूं, एनसीईआरटी में भी ऐसा सेम प्रश्न है। वैल्यूज कुछ अलग हो सकती है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं कि वैल्यूज अलग नहीं हो सकती, वैल्यूज बिल्कुल अलग हो सकती है। तो ये हमारे पास हो गया, मान लीजिए 6 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और ये 20 वॉट की बैटरी यहाँ पे एक लगी हुई है।
ठीक है, तो 3 प्रश्न इसने आपसे पूछे हैं, 3 आपके पास संधारित्र दे रखे हैं। मान लीजिए इसको संधारित्र C1 बोल देते हैं हम, इसको संधारित्र C2 बोल देते हैं, उसको संधारित्र अपन C3 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 संधारित्र है, सबसे पहले इसमें अपने को ज्ञात करनी है तुल्य धारिता, मतलब अगर इन सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालू तो कितना आएगा, पहला प्रश्न वो है। दूसरा प्रश्न इसका ये है कि आपको पर पे जितने भी संधारित्र यहाँ पे दिख रहे हैं C1 C2 C3 तीनों पर आवेश की गणना करनी है, और तीसरा प्रश्न में तीनों पर विभवांतर की गणना करनी है। मैंने एक ही प्रश्न में तीनों डाल दिए। अगर आएगा तो या तो 2 पूछ लेगा, या तो स्टार्टिंग के 2 पूछ लेगा, तो लास्ट के 2 पूछ लेगा, तो नीचे के 2 पूछ लेगा। वैसे नीचे के 2 पूछने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, पर स्टार्टिंग के 2 यहाँ फर्स्ट और थर्ड वाले प्रश्न पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। वैल्यूज अलग हो सकती है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कैसे करना है। चलिए, सबसे पहले अपन तुल्य धारिता की बात करते हैं। तो तुल्य धारिता में आप सब जानते हो, क्या जानते हो कि भाई निकाल सकते हैं अपन, तो भाई इसकी जगह एक बैटरी लगा देते तो हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा अपने को अच्छा दिखेगा चित्र ना। डायग्राम वाले ने तो नहीं दिया ना, तो एक काम करते हैं, पीछे हल करते हैं इसका। डायग्राम वाले ने तो नहीं दिया अपने को, तो अपन इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, है ना। बस बैटरी वहां लगी थी, मैंने यहाँ लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से आप उठा के लगाओ, जोड़ेंगे तो इनके बीच में ही। 20 वॉट की एक बैटरी है। C1 का जो मान है बच्चों, हमारे पास कितना है, 6 माइक्रोफैरड। C2 का भी मान है हमारे पास 6 माइक्रोफैरड, और इसका मान मैं आपको बता दिया 2 माइक्रोफैरड दिया होगा, हाँ 2 ही दिया है। तो C3 का मान हमारे पास 2 माइक्रोफैरड। तो देखो इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला तो है नहीं, सीधा सीधा जुड़ रहा है। अगर मैं तुल्य धारिता की बात करूं तो ये तो देखो सीधा सीधा सबसे पहले सॉल्व हो रहा है हमारे पास, तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर इसके नीचे ये भी है, और लास्ट ये बैटरी होगी। ठीक है, तो देखो क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में, तो फॉर्मूला हम C/N वाला लगा सकते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड, 6/2 3 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। अच्छा, इसको प्रतिरोध सॉरी संधारित्र में नाम देते थे C12, दोनों का कॉम्बिनेशन था ना, इसने नाम दे दिया C12। ठीक है, जैसे हमें बलों का नाम देता ना F1 और F2 को कंबाइन करा तो क्या नाम दे दिया F12 वैसे। तो यहाँ पर C3 का तो कोई कुछ हुआ नहीं, तो C3 एज इट इज हो गया 2 माइक्रोफैरड। अब क्योंकि दोनों समांतर क्रम में तो कोई टेंशन है नहीं, जुड़ गए दोनों। जुड़ने के बाद हमारे पास आ गया C तुल्य हमारे पास आ गया 5 माइक्रोफैरड, और ये 20 वॉट की बैटरी होगी। ठीक है बच्चों, अब तो C तुल्य हमारे पास आ चुका है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। बाकी C12 तो है हमारे पास, और C3 भी हमारे पास है। ठीक है, ओके। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है आवेश और वोल्टेज। अच्छा, मैं वोल्टेज की बात कर लेता हूं। ये 20 वॉट की बैटरी है, तो इस पर भी 20 वॉट होगा क्योंकि समांतर क्रम ये दोनों। अच्छा, मैं इन दोनों की बात कर लेता हूं चलो, क्योंकि 20 वॉट की बैटरी है, तो 20 वॉट की बैटरी के अकॉर्डिंग इस पर भी वही विभव होना चाहिए जो विभव इस पर है, मतलब तीनों का विभव समान होना चाहिए क्योंकि तीनों समांतर क्रम में। तो C3 के ऊपर विभवांतर 20 वोल्ट का ही आएगा, और C12 पे भी विभवांतर 20 वोल्ट का आएगा। लेकिन वो C12 है क्या, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी वो जो 20 वोल्ट मिला है ना C12 को कंबाइन करके, वो दोनों में स्प्लिट होगा। किस किस में स्प्लिट होगा, इन दोनों में स्प्लिट होगा। ठीक है, आई होप मेरी बात आप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो पहले तो अपन विभवांतर निकाल लेते हैं। विभवांतर की अगर मैं बात करूं तो देखो C3 पर हमारे पास विभवांतर कितना आएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। कोई टेंशन वाली बात है नहीं, C3 के लिए कितना विभवांतर आ जाएगा, सीधा सीधा 20 वोल्ट। इसकी बात करते हैं, C12 की बात करते हैं। तो C12 के लिए देखो ये भी हमारे पास ऑब्वियसली 20 वोल्ट ही आएगा। अब यहां तक ठीक है, C3 के लिए ठीक है, C12 के लिए भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे C12 के लिए नहीं निकालना था, मुझे तो C1 प्लस C1 के लिए अलग निकालना था, C2 के लिए अलग निकालना था। अब ये C12 का जो 20 वोल्ट मिला है इसको, क्योंकि दोनों संधारित्र बराबर है, तो दोनों में बराबर बराबर विभाजित हो जाएगा। जितना इसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा, दोनों में संधारित्र की धारिता बराबर बराबर बट जाएगी। आई होप मेरी बात आप सबको समझ आ गई होगी। वापस सुनेंगे, दोनों जो संधारित्र हैं उनकी धारिताओं में दोनों जो संधारित्र हैं उनके अंदर बराबर बराबर बढ़ जाएगा अगर दोनों का धारिता सेम हो। तो अब आपके पास प्रश्न आ जाता है, सर अगर एग्जाम में मान लीजिए आपने तो यहाँ पे 6 दिया, एग्जाम में मान लो एक के ऊपर 5 आ गया, एक के ऊपर 6 आ गया, मैं क्या करूंगा, मैं तो फंस जाऊंगा।
मैं किसको इतना वोल्टेज दूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा किसको ज्यादा देना है किसको कम देना है। अभी तो आपने बोल दिया चलो दोनों को मिला करके हमने इसको भी 20 वोल्ट दिया क्योंकि समांतर क्रम में, तो इसके पास 20 वोल्ट चला गया। तो एक 20 वोल्ट क्योंकि इस पूरी लाइन के पास ही 20 वोल्ट है, तो उसमें से 10 इसको दे दो 10 इसको दे दो, क्योंकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है। तो 10 इसको मिल गया 10 इसको मिल गया, दोनों में बराबर बढ़ गया क्योंकि दोनों 6-6 माइक्रोफैराड के थे। क्या होता अगर मैं बोलता एग्जाम में प्रश्न आ रहा है एक का मान 5 माइक्रोफैराड एक का मान 6 माइक्रोफैराड, सर मैं फंस जाऊंगा ना, मैं क्या करूंगा इस केस में। तो उसके लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं, सुन लीजिए। आपको मैंने बताया था, अच्छा दोनों क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि दोनों के ऊपर आवेश सेम होगा। अगर कोई आवेश सेम होता है तो हम जानते हैं Q इक्वल टू CV फॉर्मूला पढ़ा है। तो क्योंकि आपका Q सेम है ना, Q आपका नियत है, तो इस हिसाब से CV नियत हो गया। हम बोल सकते हैं जो C है वो नियत अपॉन V के बराबर है, या उल्टा कट के बोल देता हूं मैं, V जो है वो नियत अपॉन C के बराबर है। मतलब कुल मिला के C जो है C के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। V जो है दोनों वोल्ट पे वो C के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या C जो है V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आपको बोलना बोल लो, उल्टा ही बोल सकते हो। मान लो ऐसे नहीं बोलना चाहते तो ऐसे बोल लो कि भाई C को यहाँ रख लिया, नियत को यहाँ रख लिया और आपका V नीचे चला गया। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ ऐसे C V के व्युत्क्रमानुपाती है। सीधी सी बात है। जिसके लिए कैपेसिटेंस के लिए निर्धारिता के लिए ज्यादा होगी उसके ऊपर वोल्टेज हमेशा कम होगा, ये यही बोलता है। अगर दोनों पे समान आवेश है तो, दोनों पे समान आवेश है इसलिए बता रहा हूं। तो इस हिसाब से C1 अपॉन C2 बराबर आना चाहिए V2 बाई V1 के। C1 बाय C2 किसके बराबर आना चाहिए? V1 बाय V2 के। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, मजा आया, बड़ा बताया आपने। अब इससे वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, विभव की वो कैसे करूं? अब देखो, अब मैं C12 की बात कर रहा हूं, अभी तो सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एग्जाम में फंस जाओगे अगर अलग अलग वो आ गया तो। मान लीजिए इसके ऊपर वोल्टेज V है, इसके ऊपर वोल्टेज V2 है, V1 और V2 है। ठीक है, तो V1 और V2 का टोटल योग तो मुझे पता है कि भाई 20 वोल्ट की बैटरी यानी V1 प्लस V2 आएगा 20 वोल्ट। को टेंशन नहीं है मेरे को इस चीज में सर, आगे तो। अब कैसे टुकड़ों में बांटू? तो बहुत आसान है, जितना संधारित्र का मान होता है उसी के हिसाब से वोल्टेज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं एक का मान इसके अंदर इसको ट्रांसफर कर देता हूं, V1 का मान हो जाएगा 20 माइनस V2, ऐसे कर लो। ठीक है, फिर C1 बाय C2 जो हमारे पास है V2 बाय V1 के, उसमें मान रख दो। जैसे आप मान रखोगे तो कितना आएगा? C1 का मान है 6, इसका मान है 6, बराबर हो गया V2 का मान, तो पता नहीं V1 का मान है हमारे पास 20 माइनस V1। क्रॉस करो, V2 वही है ना, ओके, क्रॉस करो, ये हो गया हमारे पास 20 माइनस V2 बराबर V2। सॉल्व कर लो, यहां से हमारे पास V2 का मान आ जाएगा 10, यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, तो 2 V2 का मान हो जाएगा 20 के बराबर, तो 1 का हो जाएगा 10, यानी V1 और V2 दोनों का मान है हमारे पास 10। ठीक है ना। अब मैं आपको कह रहा हूं, यहां पे तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं क्योंकि दोनों का मान बराबर है, तो यानी V1 V2 दोनों का मान कितना आ गया? 10-10 आ गया। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, मान लीजिए एग्जाम में आ जाता C1 का मान कितना है? 6 माइक्रोफैराड है, C2 का मान कितना है? 5 माइक्रोफैराड है। सर मैं फंस गया ना, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि V1 प्लस V2 का मान जो है कितना आ रहा है, आपने बोला 20 माइक्रोफैराड, मैंने मान लिया। तो उस केस में आप कैसे फॉर्मूला सॉल्व करोगे? C1 बाय C2 V2 बाय V1। अभी आपको बताया किसी भी एक को ट्रांसफर कर दो, मैंने इसको करा था, आप किसी को भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, पर रख दो बस। C1 का मान कितना है? 6, इसका मान कितना है? 5। V2 का मान कितना है? 20 माइनस V1 और इसका मान है V1। बच्चे गुणा करोगे, 6 V1 इज इक्वल्स टू 20 पंजे 100 माइनस 5 V1, को इधर लेके जाओगे फिर हो जाएगा 11 V1 बराबर 100। V1 का मान आ जाएगा 11/100 वोल्ट और V2 का मान आ जाएगा 20 माइनस 11/100 वोल्ट। हल करोगे 11 एलसीएम आएगा, 220 माइनस 100 यानी 120/11 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी वैल्यू आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बस आपको समझाने के लिए था। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा है तो आपको ऐसे अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं आवेश के बारे में। ठीक है, तो अब मुझे इतना तो पता है इन दोनों पर आवेश समान होने वाला है, वही आवेश इस पर भी होगा, इन दोनों पर जो आवेश है वही आवेश C12 पे भी होगा, तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं चलूं तो सी सीधे समानुपाती होता है क्यू के, अगर बी नहीं है तो इस हिसाब से C1 अपॉन C2 का मान किसके इक्वल आ गया, Q1 बाय Q2। ये लो, इतना तो हमें समझ आ गया। जैसे V के लिए अपन ने करा था वैसे इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, इस डायग्राम पे वापस आते हैं। C तुल्य का मान तुम्हारे पास है, V का मान तुम्हारे पास है, तुम Q तुल्य निकाल सकते हो। Q इक्वल टू CV होता है, तो C तुल्य जो कि हमारे पास 5 माइक्रोफैराड और वोल्टेज है 20, तो हमारे पास हो जाएगा 20 पंजे 100 माइक्रो कुलाम, ठीक है ना। 100 माइक्रो कुलाम आ गया, सीधा सीधा गुणा करके 20 पंजे 100, आंसर माइक्रो में लिख देना, कुलाम में मत लिख देना, ठीक है। तो टोटल आवेश तो मेरे पास आ गया। अभी जो टोटल आवेश हो इस पे बटेगा क्योंकि दोनों समांतर क्रम में, जो टोटल आवेश है इस पे और इस पे बटेगा क्योंकि दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। तो इस पर और इस पर आवेश अलग अलग होगा। डायग्राम पीछे वापस आपको बना के बताते हैं। C12 का मान हमारे पास कितना आया था, 3 माइक्रोफैराड, और C3 का मान हमारे पास आया था 2 माइक्रोफैराड। क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में, तो दोनों के ऊपर आवेश तो अलग अलग होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं Q12, अच्छा सेम चीज है, इसके ऊपर आवेश है Q12, तो Q12 प्लस Q3 का जो टोटल आवेश है हमारे पास, वो प्रश्न ने दिया हमें, निकाला हमने, मतलब 100 माइक्रोफैराड है। किसी भी एक को उधर ले जाओ, तुम्हारी चॉइस है, जिसको ले जाना चाहो ले जाओ। 100 माइनस हो गया हमारे पास Q3, सॉरी माइक्रोफैराड नहीं, माइक्रोकुलाम आवेश है ना। ओके, अब वही सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लिखा है, C1 बाय C2, अच्छा C12 है हमारे पास और C3 है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा Q12 और Q3। C13 का मान है 3, इसका मान है 2, माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड कट जाता था इसलिए उसको लिखते नहीं है। Q12 का मान है हमारे पास 100 माइनस Q3, और एक Q3 है 3 Q3 इज इक्वल्स टू 200 माइनस 2 Q3, इसको उधर ले आओ, ये हो गया 2 और 3 5 Q3 इज इक्वल्स टू 200, Q3 का मान मेरे पास आ गया, इसको नीचे ले जाओ 40 माइक्रोकुलाम, यानी इस पर्टिकुलर जो संधारित्र था C3 था, उसको आवेश मिला हमारे पास 40 माइक्रोफैराड। तो ऑब्वियस सी बात है Q12 को मान मिलेगा 100 माइनस 40 यानी 60 माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोकुलाम का। सिंपल है। अब क्योंकि C12 जो था वो एक्चुअली दो समान संधारित्रों से बना हुआ था, C1 C2, जिसका मान 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड था। क्योंकि ये दोनों के दोनों समांतर क्रम, सॉरी श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, सेम होता है। वोल्टेज अलग अलग हो सकती है, आवेश सेम ही होता है। तो इसके ऊपर भी 60 माइक्रोकुलम और इस पर भी 60 माइक्रोकुलम आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन आपको ये प्रश्न आना चाहिए। मुझे लगा है, पता है कि कई बच्चों को एकदम से नहीं आया होगा। अब सबसे रिक्वेस्ट है जिसको नहीं आया प्लीज एक बार वीडियो को जरूर रिपीट करके देखें अगर आपको नहीं आया, क्योंकि मुझे तो गारंटी बता रहा हूं मैं आपको, बिना अभी तक मैंने आपके कोई कमेंट्स नहीं पढ़े, पर फिर भी मैं आपको बिना बोले बता रहा हूं, एक बार में आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक बार वापस बता रहा हूं, पर फिर भी ना आए तो आपको क्या करना है, आपको वापस एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना है। पर डैम उसके बाद मेरे को पूरी श्योरिटी के आप सबको आ जाएगा। देखो सी तुल्य में तो किसी को आई होप नहीं प्रॉब्लम होगी, हमने सीधा सीधा सी तुल्य निकाल लिया, यहां तक तो हमारा आ गया। यहां से हमने क्यू तुल्य भी निकाल लिया, क्यू इक्वल टू होता है सी तुल्य इनटू वी, क्यू इक्वल टू सी फॉर्मूला लगा दिया। तो सी तुल्य हमारे पास 5 आया था और वी हमारे पास 20 आया था, तो हमारे पास हो गया 100 माइक्रोकुलाम। दोनों तीनों मतलब तीनों पे कुल मिलाकर जो आवेश है हमारे पास वो 100 माइक्रोकुलाम का है, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले अपन ने विभवांतर कैलकुलेट करा, तो हमने बोला यार ये तीनों ब्रांचेस जो है 1 2 3 तीनों समांतर क्रम में, तो वोल्टेज तो सेम होना चाहिए। तो इसको भी 20 वोल्ट दे दिया, इसको 20 वोल्ट दे दिया, ठीक है। C3 पे तो आगे 20 वोल्ट को टेंशन नहीं थे, आ गया। ओके, अब बात आ रही है C12 की, तो C12 को भी मैंने दे दिया 20 वोल्ट, लेकिन मुझे पता है कि C12 एक्चुअली इन दोनों पार्ट से बना हुआ है, तो इसका मतलब दोनों को वोल्टेज तोड़ के देना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग बांट के देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का वोल्टेज अलग अलग होता है। तो मेरे को कुल मिला के मेरी बाती में कितना है, 20 वोल्ट आया। अब 20 वोल्ट को देना है C1 को भी और C2 को भी, दो कितना कितना, तो यहाँ पे सीधा सीधा समझ आ रहा है क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए दोनों को 10 10 दे तो काम खत्म।
ओवर। लेकिन अगर मान लो आपका मान सेम नहीं आया, मान लो यहाँ पे 6 नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5 6 या 2 3 या 10 12, कुछ भी लिखा हो सकता है, XYZ कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, जरूरी थोड़ा ये है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया C1 अपॉन C2 इक्वल टू V2 बाई V1, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगाओगे। और हमें पता है कि दोनों को टोटल वोल्टेज इसने कितना दिया, 20। अच्छा 2 से ज्यादा कभी नहीं आता, 3 के लिए कभी नहीं पूछा जाता, तो घबराने वाली बात ऐसी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास V1 का मान आ गया 20 माइनस V2, सीधा सीधा इसमें रखा, यहां से एक का मान निकाला, इसमें डाला, दूसरे का मान आ गया, तो दोनों को हमने दे दिया 10-10 वोल्ट। तो इसको 10 वोल्ट मिला, इसको 10 वोल्ट मिला, इसको 20 वोल्ट मिला, यहां तक हम पहुंच गए। अब आती है आवेश की बात। तो आवेश में हमने बोला समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होता है, श्रेणी क्रम में सेम होता होगा। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले इन दोनों के लिए अलग अलग आवेश निकालना पड़ेगा, C12 के लिए और C3 के लिए। अच्छा C12 के लिए जो आवेश आएगा वही C1 के लिए भी आएगा, वही C2 के लिए भी आएगा, क्योंकि C12 बना किससे, उन दोनों के योग से, ठीक है, मतलब उन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो हमने बोला टोटल आवेश में मेरे पास 100 माइक्रो कूलाम, इसमें से एक का मान निकाल दिया। अब मैंने आपको बताया था C जो है Q के सीधे समानुपाती है, अगर वोल्टेज सेम है तो, क्योंकि समांतर क्रम में तो वोल्टेज यानी विभवांतर तो सेम ही होगा। तो C12 अपॉन C3 किसके इक्वल होगा, Q12 अपॉन Q3 के। फिर बस वैल्यू रखी, टेक की, यहां से Q3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 माइक्रोफेरेड, तो Q12 की वैल्यू आ गई 60 माइक्रोफेरेड। 60 इसको मिल गया, सी दोनों सेम ही है ना श्रेणी क्रम में, तो C12 के बाती में 60 माइक्रोफेरेड आया, तो उसने दोनों को 60 माइक्रोफेरेड दे दिया, ठीक है ना। और C3 के लिए तो आपको पता ही है क्या आएगा, 40 माइक्रोफेरेड। तो इस तरीके से आपको प्रश्न करना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, कोशिश मैंने अपनी तरफ से 101% करी कि आपको आ जाए, ठीक है। तो अब आज की क्लास ओवर करते हैं, और अगर फिर भी आपको नहीं आया, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको डैम श्योर समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।